हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम यहाँ पर होम साइंस का चैप्टर 2 नैदानिक पोषण एवं आहारिक पढ़ाएंगे। मैंने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा चुका है, आप लोग उसे जाकर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। तो हम चलते हैं नैदानिक पोषण और आहारिक की तरफ। पहले हम इसके डिफिनेशंस देखेंगे, फिर महत्व और उसके आगे की मूलभूत संकल्पनाएँ वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नैदानिक पोषण वह शाखा है जिसमें रोगी की बीमारी के अनुसार उसके लिए उचित आहार की योजना बनाई जाती है ताकि उपचार में सहायता मिले और रोगी जल्द स्वस्थ हो सके। तो दोस्तों, मेरी बात यह है कि अगर मैं पूरा नहीं रीड कर पा रही हूँ तो आप लोग पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर डिटेल में इतना मेहनत किया है, पढ़ लीजिएगा। आहारिक व प्रशिक्षित विशेषज्ञ होता है जो व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और बीमारी के अनुसार संतुलित एवं उपयुक्त आहार की योजना बनाते हैं तथा पोषण संबंधी सलाह देते हैं। नैदानिक पोषण और आहारिक का महत्व। पहला, रोगी को शीघ्र स्वस्थ होने में सहायता करता है, ये पॉइंट है, याद करना। दूसरा, रोग के अनुसार उचित एवं संतुलित आहार उपलब्ध करता है। तीसरा, कुपोषण तथा पोषण संबंधी समस्याओं की रोकथाम करता है। चौथा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग आदि के नियंत्रण में सहायक होता है। अभी हम देखते हैं नैदानिक पोषण और आहारिक का महत्व। पांचवा, रोगी की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति कर शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। छठवां, स्वस्थ भोजन की आदतें विकसित करने तथा पोषण संबंधी सही परामर्श देने में सहायता करता है। अब हम इसके देख लेते हैं निष्कर्ष। तो इसके निष्कर्ष से आपको ये महत्व वगैरह सब कुछ ध्यान में हो जाएगा। नैदानिक पोषण एवं आहारिक स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह रोगों की रोकथाम, उपचार और स्वस्थ लाभ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उचित आहार के माध्यम से व्यक्ति को स्वस्थ सक्रिय जीवन में जीने में सहायता मिलती है। थोड़ी आवाज़ लड़खड़ा रही है तो उस पर ध्यान ना दीजिएगा। आहार विशेषज्ञ को चाहिए कि वो भोजन के समीकरण और उपयोग पर स्वस्थता के प्रभाव को देखें। पोषण तनाव, मानसिक तनाव, भोजन के समीकरण पर अवस्था का प्रभाव, परिष्कृत चिकित्सा, आरोग्य या सवित्रता आदि वे कारक हैं जिन पर विचार किए गए हैं। पहला, पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना। दूसरा, पोषण समस्याओं का नियंत्रण करना। तीसरा, पोषण आवश्यकताओं की पूरी करने की हस्तक्षेपों की योजना बनाना। पोषण देखभाल का परिणाम मूल्यांकन तथा जांच करना और यदि आवश्यकता हो तो परिवर्तन करना कि हमें ये भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जांच पड़ताल करने के बाद इन सभी गतिविधियों को देखा जाता है। इन सब गतिविधियों को आपको याद रखना है, ये अपने जीवन में भी उतारना है और हर जगह भी। देखिए आगे, किसी भी व्यक्ति या समूह पर पोषण देखभाल प्रक्रिया अलग स्थितियाँ हेतु लागू की जाती हैं। यह स्थितियाँ व्यक्ति जो स्वस्थ निरोग केंद्र कार्यक्रम के ग्राहक, गर्भवती महिलाएं, वयोवृद्ध व्यक्ति, निजी चिकित्सा के निदान गृहों में उपचार पाने वाले व्यक्तियों से लेकर चिकित्सालय में भर्ती मरीज, चाहे वह नगर परिषद, सरकारी, धर्मार्थ अथवा निजी चिकित्सालय हो सकते हैं। तो देखते हैं नैदानिक पोषण और आहार की मूलभूत संकल्पनाएं। पहला है संतुलित आहार। ऐसा आहार जिसमें शरीर की आवश्यकता है के अनुसार सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल, रेशा उचित मात्रा में। दूसरा, चिकित्सीय आहार। रोगी की बीमार अवस्था तथा पोषण आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किए जाने गए विशेष आहार को चिकित्सीय आहार कहते हैं। जो डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं उसे हम चिकित्सीय आहार कहते हैं, जो रोगियों को खाना चाहिए। ये हम लोग अपने मन से रोगियों को नहीं देते हैं, जो डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं वही दिया जाता है। तीसरा, पोषण मूल्यांकन। रोगी की पोषण स्थिति का अवलोकन करने की प्रक्रिया जिसमें ऊंचाई, बर्तन, आहार, इतिहास, शारीरिक परीक्षण तथा प्रयोगशाला जांच का उपयोग किया जाता है। चौथा, पोषण परामर्श। रोगी या स्वस्थ व्यक्ति को उचित खान पान, भोजन की आदतों तथा संतुलित आहार के बारे में वैज्ञानिक सलाह देना। आहार विशेषज्ञ वह प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो रोगी को स्वस्थ स्थिति के अनुसार आहार योजना तैयार करता है तथा पोषण संबंधी परामर्श देता है। उसी को कहते हैं आहार विशेषज्ञ। जो हमें आहार के लिए ज्ञान देता है, परामर्श देता है, उसी को कहते हैं। आहार के प्रकार देख लेते हैं। पहला, नियमित आहार। वह संतुलित भोजन है जो स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ होने की अवस्था में रोगी को दिया जाता है। इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं। विशेषताएं। सभी पोषक तत्वों के संतुलित समावेश आयु, लिंग एवं कार्य के अनुसार प्राप्त ऊर्जा, स्वस्थ बनाए रखना, वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। ये हमारा पहला नियमित आहार है। इसे थोड़ा ये आहार के जो प्रकार है उस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत पूछता है क्वेश्चन। तो दूसरा है संशोधित आहार। जब किसी रोगी शारीरिक अवस्था या विशेष आवश्यकता के कारण सामान्य आहार में परिवर्तन किया जाता है तो उसे संशोधित आहार कहते हैं। पहला, रोगों के विशेषता। रोगियों के उपचार में सहायता करना, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता को नियंत्रित करना, रोगी की
ये पाचन क्षमता के अनुसार भोजन देना। उदाहरण, मधुमेह में कम चीनी और उच्च रक्तचाप में कम नमक वाला आहार देना चाहिए। हमें शुगर के टाइम पे देखिए हम लोग कम चीनी वाला सब कुछ खाते हैं, वो सब करते हैं, तो वही। और उच्च रक्तचाप मतलब बीपी हाई में कम नमक वाला। तरलता में परिवर्तन, रोगी के चबाने और पाचन क्षमता के अनुसार भोजन की गाढ़ापन बदलना तरलता में परिवर्तन कहलाता है। मुख्य प्रकार तरल आहार, नरम आहार, तैयार मृदु। देखिए हम तरल आहार देखते हैं, ऐसा आहार जो पूरी तरह हो तथा आसानी से पच जाए। ऑपरेशन के बाद तेज बुखार, उल्टी या दस्त निकलने में कठिनाई, जैसे इसमें हम लोग क्या खा सकते हैं, दूध, सूप, फलों का रस, नारियल पानी, छाछ, ये सब हम लोग ले सकते हैं। तरल आहार इसी को कहते हैं। ये ऑपरेशन के बाद तेज बुखार, उल्टी, दस्त, इन सब में लिया जाता है। अब हम देखते हैं नरम आहार। हल्का, मुलायम एवं आसानी से पचाए जाने वाला भोजन को नरम आहार कहते हैं, जो कि ऑपरेशन के बाद दांतों की समस्या के संबंध पाचन संबंधी के में खाया जाता है। उदाहरण, खिचड़ी, दलिया, उबली सब्जियां, दही, नरम चावल। और तैयार मृदु आहार, ऐसा आहार जिसे पीसकर, मसलकर या ब्लेंड करके बहुत मुलायम बनाया जाए ताकि बिना चबाए आसानी से निगला जा सके। वृद्ध व्यक्तियों के लिए, बुखार या उल्टी दस्त वाले रोगियों के लिए, जिन्हें निगलने में कठिनाई होती है, उनके लिए मसली हुई खिचड़ी, प्यूरी की हुई सब्जी जो ब्लेंडेड से करते हैं, वो वाली सब्जी। तो इससे जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको खाने में सही लगता है। जो निगल नहीं पाते भोजन को, उनके लिए ये भोजन सही होता है। सॉरी। भोजन देने के तरीके, पहला मतलब कैसे खाते हैं। पहले रोगी स्वयं मुँह से भी खा सकते हैं। दूसरा, नली द्वारा भोजन जो करते हैं, जब रोगी के मुँह से भोजन नहीं करता तब नाक या पेट में नली द्वारा किया जाता है। सिर द्वारा पोषण, जब पाचन तंत्र नहीं काम करता तब हमें आईवी द्वारा भोजन कराया जाता है। चिरकालिक रोगों की रोकथाम। चिरकालिक रोग वे रोग हैं जो लंबे समय तक बने रहते हैं, जो हमें लाइफ टाइम ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि मधुमेह, ये एक बार हो जाए किसी को तो छोड़ता नहीं है, बहुत जल्दी, बहुत कम लोग को छोड़ता है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मोटापा। रोकथाम के उपाय, संतुलित एवं पौष्टिक आहार लें, नियमित व्यायाम करें, अधिक चीनी, नमक और वसा का सेवन कम करें। इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो ये सब कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये सब जाएंगे नहीं। अगर आप ज़्यादा ये सब का व्यसन करते हैं तो आप लोग को होगा। देखिए, पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं, धूम्रपान एवं शराब से बचें, शरीर का वजन नियंत्रित रखें, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, तनाव कम रखें तथा पर्याप्त नींद लें। ये सब आपकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है चिरकालिक अवस्था में। तो इन सब पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। आपके घर में बूढ़े दादा दादी होंगे तो उनमें देखे होंगे कि बीपी की किसी की समस्या, किसी को शुगर की समस्या, किसी न किसी चीज़ की समस्या लगी रहती है। जीविका की तैयारी के प्रमुख चरण देख लीजिए। पहला, रुचि एवं योग्यता की पहचान। सबसे पहले व्यक्ति को अपनी रुचि, क्षमता और कौशल का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि वह उपयुक्त व्यवसाय का चयन करे। दूसरा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। चुने गए व्यवसाय के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा तकनीकी का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। तीसरा, कौशल विकास। संचार कौशल, नेतृत्व कौशल, नेतृत्व क्षमता, समय प्रबंधन, निर्णय लेने की क्षमता तथा समस्या समाधान जैसे कौशल विकसित करने चाहिए। चौथा, कार्य अनुभव। इंटर्नशिप, प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक अनुभव से कार्य की समझ बढ़ती है और आत्मविश्वास विकसित होता है। पांचवा, रोजगार की जानकारी। विभिन्न रोजगार अवसरों, प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी एवं निजी संस्थानों की जानकारी प्राप्त करना चाहिए। छठवां, व्यक्तित्व विकास। अच्छा व्यवहार, अनुशासन, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और कार्य के प्रति जिम्मेदारी सफल करियर के लिए आवश्यक है। जीविका की तैयारी के महत्व पॉइंट्स देख लीजिए। उपयुक्त व्यवसाय चुनने में सहायता मिलती है। दूसरा, रोजगार प्राप्त करने की संभावना बढ़ती है। तीसरा, आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलती है। चौथा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास होता है। पांचवा, जीवन स्तर और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ये होते हैं कुछ इसके पॉइंट्स। और हम अब देखेंगे नैदानिक पोषण और आहार के प्रमुख कार्य क्षेत्र। पहला है अस्पताल। रोगियों के लिए रोग के अनुसार आहार योजना बनाना। चिकित्सक एवं नर्सों के साथ मिलकर उपचार में सहयोग करना। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र एवं क्लिनिक रोगी है। इसके पॉइंट्स, रोगियों के पोषण संबंधी परामर्श देना, संतुलित आहार एवं स्वस्थ जीवन शैली का मार्गदर्शन देना। तीसरा, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। कुपोषण की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाना। गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों के पोषण कार्यक्रम में भाग लेना। ये हमारे हैं कुछ पॉइंट्स। और भी पॉइंट्स हैं, चलिए हम उनको देख लेते हैं। चौथा, विद्यालय एवं महाविद्यालय में क्या इसका उपयोग है।
छात्रों के लिए पौष्टिक भोजन की योजना बनाना। पोषण शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना। 5वां, खाद्य उद्योग, पौष्टिक खाद्य पदार्थ का विकास एवं गुणवत्ता नियंत्रण, खाद्य लेवल पर और पोषण संबंधी जानकारी तैयार करना। 6वां, अनुसंधान एवं शोध संस्थान इसके पॉइंट्स है पोषण एवं आहार से संबंधित नए शोध करना, विभिन्न रोगों से पोषण की भूमिका का अध्ययन करना। तो थोड़ा मेरी वॉइस फास्ट हो गई है, 2x हो गई है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप 1.5x करके वीडियो देखिएगा। 7वां, खेल एवं फिटनेस केंद्र, खिलाड़ियों के लिए विशेष आहार योजना तैयार करना, प्रदर्शन और स्वस्थ सुधार के लिए पोषण संबंधी सलाह देना। 8वां, निजी परामर्श, आहार विशेषज्ञ के व्यक्तिगत परामर्श देना। वजन नियंत्रण, मधुमेह, हृदय रोग के लिए आहार योजना बनाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, कैसा लगा हो आपको ये मेरा वीडियो, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मेरी वॉइस थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो गई थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।